मैं इस फिलॉसफी पे बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी ऑब्स्टेकल नहीं होती। पीसीस का प्री मैंने जब लिया था, 1 महीने का बच्चा मैं लेके गई थी और मेरी आँखों में से पानी आता रहता था क्योंकि नींद बहुत तेज़ आती थी। 3 ऑब्स्टेकल आपने पार कर लिए, इसमें सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ हमारी पुरानी स्टूडेंट एल्विन रॉक्सी हैं और ये 10th में 2006 में इन्होंने 10th किया था और इसके बाद फिलहाल आजकल जो है वो चमोली में ARTO की पोस्ट पे हैं। और किस तरह से इन्होंने अपनी तैयारी करी और किस तरह से मैरिज के बाद तैयारी करके और सिविल सर्विसेज की तैयारी करके और ARTO के पोस्ट पे आप आज हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इनसे मोटिवेट होकर के और लाइफ में कैसे आपको स्ट्रगल करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा सोच पाएंगे। तो एल्विन, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। थैंक यू सर। तो एल्विन, सबसे पहले आप ये बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, थोड़ा इस बारे में हम लोगों को बताएं। सर, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए चूज़ किया है कि बच्चे कहीं से गाइडेंस ले सकें। मोस्टली प्रॉब्लम यही आती है कि गाइडेंस नहीं होता या फिर हमारे पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं होते, बट आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि बच्चों को एक एग्जाम्पल भी मिले, प्लेटफॉर्म मिले, वो कहीं से कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आपका थैंक्स कहना चाहूँगी। तो मैं क्लास 12th तक मैंने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल कोटद्वार से पढ़ाई की है, ICSE ISE बोर्ड। और मेरी फैमिली में मदर फादर 2 छोटे भाई हैं और फादर मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पेयजल निगम से रिटायर हो चुके हैं। मम्मी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर, और वो अभी भी जॉब पे हैं। 2 छोटे भाई हैं, वो भी बीटेक बैकग्राउंड से हैं, बट एक भाई MBA कर रहा है और दूसरा अभी जॉब सर्च कर रहा है। और रहने वाले आप बेसिकली कोटद्वार के ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद ये बताइए आपका कि 10th और 12th में जो आपका स्टडी है वो कॉन्वेंट स्कूल से हुई है और उसके बाद आपने 12th के बाद जो है बेसिकली क्या सोचा आपने दिमाग में कि क्या करना है मुझे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 12th के बाद वैसे पायलट बनना चाहती थी। अच्छा। बट समहाउ ऐसी कुछ सिचुएशंस हुई कि मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ले ली थी कि कुछ नहीं है, पायलट नहीं तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से कुछ करते हैं, बट स्टिल फिर भी कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि वो नहीं कर पाई मैं। तो मैंने फिर एक स्ट्रीम चूज करी जो थी सिविल इंजीनियरिंग, जो मेरे को लगता था कि मुझे CSIT शायद मैं उनके लिए नहीं बनी थी, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। तो 12th के बाद मैंने बीटेक किया और मीनवाइल ही मतलब उसमें भी था कि जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब का मेरे को इतना ज्यादा चार्म नहीं था। अच्छा। तो बीटेक फिर आपने सिविल से करा, किस कॉलेज से करा? गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये ग्रेटर नोएडा में है। यूपी टेक्निकल। ठीक, इसके एंट्रेंस वगैरह की कुछ तैयारी करी थी आपने या सिंपली क्वालिफाई हो गया? सर, एंट्रेंस की तैयारी नहीं की थी, बस स्कूल में ही जो पढ़ाई की थी उसी के बाद एग्जाम्स दिए थे। और वैसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटद्वार में उस टाइम थे भी नहीं, अब मुझे पता नहीं अभी है या नहीं, बट उस टाइम तो कोई सा भी नहीं था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर बीटेक जब आपका कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है बीटेक आपका किस सन में कंप्लीट हुआ था? 2012 में 2012 में जब बीटेक कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या किया आपने? सर, उसके बाद 2012 के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और प्रिपरेशन एक जनरल टाइप थी। हालांकि फर्स्ट ईयर में हमारी कुछ और एम होते हैं, सेकंड ईयर में कुछ और, थर्ड ईयर में कुछ, मतलब मैं ये वो बात बताई जो प्रैक्टिकली हर बच्चा फील करता है।
4 साल में हमारे 4 एम होते हैं अच्छा। और मैं भी उन्हीं में से एक ऐसा डेडिकेटली एक एम प्रॉपर नहीं था, बट हाँ समवेयर ये था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। तो जब फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया, अब ये आया कि अब करना क्या है, तो फिर यही था कि करना तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना है, बट ये था कि कैसे वो किया जाए। हमेशा ये सुना था कि उसमें बहुत टाइम लगता है, आप ना ही उसमें कुछ ऐसा सर्टेन होता है कि आप क्लियर भी करेंगे, बहुत बहुत साल निकल जाते हैं और कई बार हम सक्सेस नहीं पा पाते हैं। तो मैंने अपना एक जो थॉट प्रोसेस थी वो ये था कि मुझे फिलहाल एक बेस चाहिए, मतलब एक जॉब मैं ले लेती हूँ और पढ़ाई तो हम कभी भी कर सकते हैं, उसमें आपकी पढ़ाई में कोई भी ऑब्स्टेकल्स, कोई भी सिचुएशंस नहीं होती हैं। और तो मैंने फिर एक जनरल टाइप से तैयारी की कि कहीं से भी जॉब मेरे को लेनी है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, लाइक बैंक पीओ का दिया, एसएससी का दिया और पॉलिटेक्निक लेक्चरर का दिया, बहुत सारे एग्जाम उस टाइम पे जो भी फॉर्म आए मैंने सारे ही भरे होंगे। तो एक बेस बनाने के लिए मेरे को था। मीनवाइल 2013 में शादी भी हो गई थी, तो फिर था कि थोड़े से फाउंडेशंस तो होते ही आते ही हैं, बट तब एक डेफिनेट ये था कि करना ही है। तो उस टाइम पे जॉब मेरी लगी थी बैंक पीओ में। कुछ टाइम के लिए मैंने ग्राफिक एरा देहरादून में पढ़ाया था, एक सेमेस्टर। और हमारे एचओडी बहुत अच्छे निकले कि उन्होंने मुझे बहुत इजी सा सब्जेक्ट दिया। उन्होंने मुझसे पूछा था कि एल्विन तुम्हें और तैयारी करनी है? मैंने कहा यस सर मैं तैयारी कर रही हूँ और अभी तो मेरी एज भी बहुत कम है। तो सर ने कहा ठीक है तुम ये वाला सब्जेक्ट पकड़ो और तुम अपनी तैयारी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं उनका भी थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत इजी सब्जेक्ट मुझे दिया, मुझे उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती थी। तो 8 में से 2 लेक्चर ही मुझे पढ़ाने होते थे, 6 मेरे फ्री होते थे। तो वो 6 लेक्चर मुझे नहीं लगता कि मैंने 6 महीने में कभी भी 1 मिनट भी वेस्ट किया हो। मैंने पूरा टाइम, क्योंकि मुझे था कि अब मैं घर में जाऊंगी, घर में दुनिया भर के और काम भी होते हैं, तो मतलब लाइक इन लॉज सबके एक ही जैसे मतलब होते ही हैं, तो काम भी होता ही है। बिल्कुल। तो फिर मेरे को ये था कि जितना टाइम मेरे को कॉलेज में मिला है मैं उसको यूटिलाइज करूं। तो वहां पे जितनी भी मतलब मैं बुक्स ले सकती थी लाइब्रेरी से, मैंने एक एक सेकंड उसको यूटिलाइज करके वहां पे अपने नोट्स मतलब तैयार कर लिए थे, एक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि अब एक बेस हो जाना चाहिए कि इतना आपको ये सब पढ़ना है। तो वो 6 महीने मेरे बहुत ज्यादा यूजफुल रहे अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि कोई कोचिंग वगैरह मैंने नहीं ली थी और वो ही नोट्स मेरे हमेशा से काम आए। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी, ग्राफिक एरम पढ़ाती थी, तो तब तक ही मेरी कॉल आ गई थी बैंक पीओ से और एसएससी से भी आ गई थी। 3-4 अपॉइंटमेंट लेटर थे, बट पूरी फैमिली की भी चॉइस थी, खुद मेरा भी ये था कि चलिए बैंक में चले जाते हैं, थोड़े घर के पास रहेंगे। तो बैंक पीओ मैंने कैनरा बैंक में ज्वाइन किया था। और फिर ये था कि अब यहाँ से एक जॉब तो मुझे मिल गई थी, अब मेरे को अपना मेन एम के लिए तैयारी करनी थी। तो मेन एम के लिए तैयारी में फिर मैं जुट गई। अच्छा। तो मैरिज और जब जॉब लग गई तो जॉब का अलग लोड और मैरिज का अलग, तो अब कैसे टाइम फिर आपने निकाला सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए? सर यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत इम्पोर्टेंट शायद जो व्यूअर्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सबको लगता है कि शादी के बाद हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे या फिर हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती हूँ, क्योंकि मैं इस फिलॉसफी पे बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज आपकी ऑब्स्टेकल नहीं होती जब तक आपने ठाना नहीं कि कुछ करना है। तो जैसे मैं 2013 में शादी हो गई थी, उसी टाइम मेरा बैंक पीओ में भी हुआ था और 2014 में एक बेटा भी हो गया था। अच्छा। वो 1 महीने का था जब मेरा पीसीएस का प्री का एग्जाम था। अरे। तो मेरा सिजेरियन था, बट मैं बहुत ज्यादा वीक भी थी, मतलब हेल्थ भी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी और बेबी भी बहुत छोटा था, 1 महीने का ही था। तो पीसीएस का प्री मैंने जब दिया था, वो 1 महीने का बच्चा मैं लेके गई थी। उस टाइम पे भी मतलब कोई ये सोचे कि नहीं अब बेबी हो गया है, अब मैं नहीं पढ़ सकती, तो मैं नहीं मानती ऐसा कुछ होता है। और लिटरली मैं बताती हूँ कि मैं जब बैंक से आती थी मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी, क्योंकि बैंक की जॉब आप जानते हैं बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है और उसमें इतना नहीं होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है। आप सुबह से शाम आए हैं, शाम के बाद आपके घर के भी काम है, आपके अपनी जो दायित्व है वो भी आपको पूरे निभाने हैं। उसके बाद मुझे लगता है शायद मैं 10 साढ़े 10 जब मैं अपने बेड पे जाती थी तो मेरी आईज
मतलब खुलती ही नहीं थी। तो मैं सही में बताती हूँ, मैं ऐसे पकड़ के अपनी दोनों आंखों को पकड़ के तब बैठती थी कि नहीं मुझे पढ़ना है। और मेरी आंखों में से पानी आता रहता था क्योंकि नींद बहुत तेज आती थी। छोटे बच्चे सोने भी नहीं देते हैं तो नींद भी पूरी नहीं होती थी और सर में भी दर्द कई बार होने लग जाता था। बट ये था कि करना ही है। तो ये एक जो था कि नहीं मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कि जब आप फेल होते हैं तो आपके पास कोई रीजन नहीं होता कि मैं फेल क्यों हुई। तो इसमें मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं इसमें कोई भी एक अपना रीजन दूं। तो मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी। तो मैं उस टाइम पे जो मेरी तैयारी थी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, मतलब अगर मैं विक्रम में भी हूँ, मैं बाइक पे भी बैठी हूँ, तो मेरे हाथ में पेपर ही होता था अच्छा। कि कुछ ना कुछ बुक होती थी कि मैं कहीं भी पढ़ लूं। अगर मैं डॉक्टर के पास हूँ, डॉक्टर में वेटिंग लाइन है, तो मैं वेटिंग लाइन में जब तक अपना नंबर नहीं आता था तब तक मैं पढ़ती ही रहती थी। तो मेरे को लगता था लोग मुझे बोलते होंगे पागल हो गई ये लड़की। बट वो लोग अब है भी नहीं, मतलब हमें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए ये बिल्कुल। कौन क्या बोलता है, क्योंकि आपकी सक्सेस अल्टीमेटली मैटर करती है। तो मैंने मतलब जो पढ़ाई करी वो टाइम कहीं मिलता नहीं है, बट टाइम आपको निकालना पड़ता है हर चीज के लिए। और जब इसका मेंस था तब भी बेटा बहुत छोटा था और उसमें भी ये था कि बच्चे को एकदम से छोड़ा भी नहीं जाता है। बट पढ़ाई जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं इधर से टाइम निकाला, उधर से टाइम निकाला। कस्टमर्स नहीं है बैंक में, और दो कस्टमर के बीच में भी जब तक देखा कि मैनेजर के पास कस्टमर आ गया, मेरी सीट में अभी भी 2-2.5 मिनट है, वो 2-2.5 मिनट भी मैंने अपना बुक निकाली और पढ़ लिया। बहुत अच्छी तो बात। ये वो टाइम है कि आप 1-1 2-2 मिनट कहाँ से यूज कर सकते हैं आप वो, क्योंकि आपको जुनून होना चाहिए। जो एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो है, वो होता है जुनून। जब जुनून होता है तो आप फिर कुछ नहीं देखते, फिर आपके लिए कोई चीज आगे वो नहीं करती है। आपको लगता है कि मैं इसको हर हाल में पाना है मुझे, तो आप उसके लिए ट्राई भी करते हैं। आपके एनी हाउ आप जब वो चीज के लिए आप लग जाते हैं, तो ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई चीज आपकी ऑब्स्टेकल नहीं होती है। एल्विन, आपकी ये बातें सुन करके तो मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ इस टाइम पे। और मतलब मुझे इतना तो पता था कि मैरिज हो गई थी आपकी, लेकिन बेटा था ये बात मुझे अभी भी नहीं पता थी। और 3 ऑब्स्टेकल आपने पार कर गए और इसमें सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल देखिए बच्चे जो हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही काम उनको दिया जाता है केवल पढ़ने का, बाकी कोई काम नहीं, लेकिन तब भी जो है वो टाइम को मतलब वेस्ट करते रहते हैं। तो उनको सबको जो है आपसे मोटिवेशन लेना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने कई बाधाओं को पार करके और सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया। अच्छा, फिर उसके बाद जब क्वालिफाई हो गया आपका, उसके बाद आपको पोस्टिंग, अच्छा इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बता दीजिए जब आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ जी, इंटरव्यू इंटरव्यू भी सर मेरा मतलब मैं ये भी एक उस टाइम पे सिचुएशन ये थी, मैं बैंक में थी और पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप का भी इंटरव्यू था और मेरा पीसीएस का इंटरव्यू भी था। और प्लस मेरा ट्रांसफर एक ऐसी ब्रांच में हो गया था, दूसरे शहर में हो गया था जहाँ पे बहुत ज्यादा काम था। अच्छा। तो मैं और ऑलरेडी मतलब आप जानती हैं कि जो पीसीएस आई का एग्जाम होता है वो एक पंचवर्षीय योजना टाइप होता है, काफी टाइम लग जाता है। तो जब तक इंटरव्यू की कॉल आई थी तब तक तो मैं ऑलरेडी पीछे का बहुत कुछ भूल चुकी थी और मैं बहुत टच में भी नहीं थी। सिर्फ इतना था कि न्यूज़पेपर पढ़ती थी कि जब भी कभी इंटरव्यू होगा कुछ तो काम आएगा। तो इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर मैंने नहीं छोड़ा था। न्यूज़पेपर का भी मैं कई बार मैं देखती हूँ, मैं अपने भाई बहनों को भी देखती हूँ कि गलत तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि उसके अंदर अथाह नॉलेज है। न्यूज़पेपर आप जब खोलेंगे तो उसमें हर कॉर्नर में आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी। उसमें से कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चे अपना टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। मतलब मैं देखती हूँ 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन उनसे पूछ लो कि जो हमें लगता है कि एग्जाम में आएगा, तो वो नहीं बता पाते क्योंकि उसके अंदर वो ये नहीं फिल्टर कर पाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट था। तो उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे न्यूज़पेपर कितना उसमें टाइम देना है, कितने टाइम में क्या पढ़ना है और क्या न्यूज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये भी बच्चों को पता होना चाहिए। तो एकमात्र सहारा मेरा न्यूज़पेपर ही था। और इंटरव्यू कॉल जब आई थी तो छुट्टी भी नहीं मिली मेरे को, मेरे पास छुट्टी बहुत ज्यादा थी भी नहीं। तो भी मैं बैंक में ही जितना बहुत पढ़ाई कर सकती थी मैंने पढ़ाई करी। और फिर भी वही था, एक तो लार्ज ब्रांच थी और उसमें भी वही चलता था, 1-1 2-2 मिनट जहाँ से टाइम मिलता है उसमें मुझे यूटिलाइज करना होता था। और फिर
इंटरव्यू, हाँ, एक मैंने थोड़ा रिस्क भी लिया था। ये शायद सबको नहीं लेना चाहिए, बट मेरे को ये था कि मेरा प्री और मेंस मेरे अकॉर्डिंग अच्छा गया था। तो मेरे को लगता था कि अगर मैं इंटरव्यू में थोड़ा-सा अपना एफर्ट्स डाल दूँ, तो शायद मैं क्लियर कर दूँ। तो मैंने थोड़ा बैंक में रिस्क ले लिया था कि मेरे पास छुट्टी नहीं थी, बट मैंने छुट्टी ले ली थी। मतलब मैंने सर को बोला कि सर मैं आऊँगी ही नहीं, अच्छा, अच्छा। और विदाउट सैलरी आपको करना है आप कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। मेरे लिए ये 30 डेज़ मेरे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और शायद 30 डेज़ में बाद में वापस बैंक आ जाऊँ, कोई बात नहीं। कुछ नहीं होगा, 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, आप 2-3 नोटिस इश्यू कर देंगे, कोई बात नहीं। अगर मेरा क्लियर हो गया, तो फिर मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सही बात है। तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क भी लेना होता है, आप हमेशा एक सेफ साइड नहीं चल सकते। तो मैंने थोड़ा-सा रिस्क लिया था, और इंटरव्यू मेरा फर्स्ट डे, पूरे जब हमारा स्टार्ट हुआ था, मेरा फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे में भी 3rd-4th नंबर ही मेरा था। अच्छा। और मेरा जो इंटरव्यू था वो चेयरमैन के बोर्ड में था। तो उस हमारे बोर्ड में पैनल में 8 मेंबर्स थे। तो उससे पहले भी मैंने कभी इंटरव्यू फेस नहीं, मतलब ऐसे नहीं वो किया था, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। तो मेरे को पहले अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, क्योंकि कोचिंग से भी आपको कई बार हेल्प मिल जाती है, बट मैं पर्सनली मैंने नहीं ली, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो इंटरव्यू पैनल में 8 लोग थे, और 8 के 8 अलग-अलग बैकग्राउंड से होते हैं। इंटरव्यू में आपको 2 मेंबर हमेशा ऐसे मिलेंगे जो आपको प्रेशराइज़ करने का मतलब कोशिश करेंगे, आपका मज़ाक सा उड़ाएँगे। अच्छा। बट ये आपको मैनेज करना होता है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? मतलब मैं कोई आंसर दूँगी तो हँसेंगे, आपस में 2 लोग इस तरह से बिहेव करेंगे कि मैं गलत बोल रही हूँ और ये क्या बेवकूफ़ लड़की है। बट आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना होता है। और मैं पर्सनली ये सोच के गई थी कि कुछ भी हो जाएगा, मेरे को अपना मतलब वो नहीं खोना है, अपना पेशेंस रखना है। और ऐसा मैंने इंटरव्यू पहले देखा भी नहीं था, बट पेशेंस इसमें आपका रोल प्ले करता है। पेशेंस से आप उनकी बात सुनिए, आदर पूर्वक उनका जवाब दीजिए। मेरा इंटरव्यू करीब 30 मिनट्स तक चला था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, एक चीज़ और कि मैंने तैयारी नहीं करी थी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो साइंस के उन्होंने 10th 9th 10th 8th के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन उन्होंने किए थे, बट वो एकदम से जब तक आप बहुत सालों से टच में नहीं, तो वो याद भी नहीं होते हैं। तो मैं नहीं पढ़ के गई थी। तो बट ये था कि कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस से हँसते हुए आपको आप ये भी ना लगे कि आप उनकी भी मज़ाक उड़ा रहे हैं, आप उनको बोल दीजिए सर नहीं आता है, या फिर आई डोंट नो, जो भी है। तो बहुत ज़्यादा मैं तैयारी नहीं कर पाई थी, जितना भी मैं कर पाई उतना मैंने अच्छे से 30 मिनट्स में दिया। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं कि अगर आप ऐसे होते तो क्या होता? आप अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो क्या होता? तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस को आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है कि आप उस टाइम पे इमेजिन नहीं करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू अगर नहीं होते तो क्या होता? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पहले से ही प्रिपेयर करने होते हैं, और इसकी बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, मतलब वो मुझे बाद में पता चला, बट उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था, और इसमें बच्चे तैयारी कर सकते हैं। तो इंटरव्यू भी मेरा ठीक-ठाक चला गया था। मेरे को लग रहा था कि शायद कुछ पॉइंट्स तो मेरे गलत थे, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस सही था, तो मेरे को लग रहा था कि शायद हो भी सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है, बट मोस्टली चांसेस थे कि हो सकता है। अच्छा, अब ये बताइए कि इंटरव्यू होने के बाद फिर आपकी पोस्टिंग कब हुई? सर, इंटरव्यू होने के बाद 6-7 महीने बाद तो रिजल्ट आया था, और रिजल्ट आने के बाद पहले हमारी ट्रेनिंग होती है नैनीताल में, ATI में। तो ट्रेनिंग 90 डेज की ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन कोर्स होता है आपका, उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलती है। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी एज ARTO चमोली, और मैं प्रेजेंटली भी चमोली में ही हूँ, 2-2.5 साल से चमोली में ही पोस्टेड हूँ। तो एज ए मतलब ARTO क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, क्या-क्या काम करना पड़ता है, थोड़ा सा बताएं। एज ARTO आपके पास 2 तरह के ARTO होते हैं, ARTO एडमिनिस्ट्रेशन और ARTO एनफोर्समेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ARTO का काम होगा सिर्फ ऑफिस को मैनेज करना, और ARTO E जो होते हैं एनफोर्समेंट, उनका काम होता है चेकिंग या फील्ड का जो भी काम होगा वो ARTO E करते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक तो चेकिंग होती है, व्हीकल्स की चेकिंग, और उसमें सेकेंडली होता है आपके लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं,
वो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। प्लस आपकी गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो वहाँ पे होते हैं, फिटनेस होती है गाड़ियों की, और गाड़ियों से रिलेटेड सारा ही काम वहीं पे ही होता है। और आपके पास अलग से होता है कि जो भी रोड बनती है यहाँ पे, उसका सर्वे किया जाता है, जॉइंट सर्वे। तो उस वो पास जो होती है वो आरटीओ से पास होती है, तभी उस पे व्हीकलर मूवमेंट की स्वीकृति मिलती है। तो आरटीओ पास रोड इसलिए बोलते हैं कि आरटीओ द्वारा वो पास की जाती है, उसको देखा जाता है कि वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो अच्छा ये कुछ बेसिक फंक्शन है हमारे। अच्छा, एआरटीओ और जो एआरटीओ ई है, ये पोस्टिंग के टाइम डिसाइड हो जाता है या फिर बाद में चेंज होते रहते हैं कि आप 1 साल ये कर लो काम और 1 साल ये कर लो, मतलब इन पे चेंजेस होते तो रहते हैं ये या? डिपेंड करता है, हम्म, नहीं सर, ये डिपेंड करता है उस ऑफिस पे। जैसे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे एक ही पोस्ट है, एआरटीओ ए भी और ई भी एक ही व्यक्ति है। मतलब अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ा एरिया बड़ा है, लेकिन काम उतना ज्यादा नहीं जितना आप देहरादून से कंपेयर करेंगे। तो हम्म, यहाँ पे एक ही पोस्ट है। तो अगर मैं देहरादून पोस्ट, मतलब मेरी पोस्टिंग देहरादून होती है, तो कहीं भी हो सकती है, एज एआरटीओ ए भी हो सकती है, ई भी हो सकती है। ठीक ठीक ठीक। तो अगर जो बच्चे सिविल सर्विसेज में जाना चाहें तो उनके लिए और क्या एडवाइस कर सकते हैं, किस तरह से वो तैयारी करें? फिलहाल जैसे कोई बच्चा अगर 12th में है या 11th में है, 10th में, 9th में है, तो वो अपना क्या मतलब अभी अभी से क्या करना स्टार्ट करे कि आगे जाके सिविल सिविल सर्विसेज में उसे दिक्कत ना हो? सर, सबसे पहले इसमें जरूरी होगा कि वो कितना डेडिकेटली करना चाहता है। हम्म, जहाँ तक देखा जाता है प्रैक्टिकली कि आपके एम जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं विद हम्म, एज, विद क्लास, विद आपकी क्वालिफिकेशंस चेंज होने लग जाते हैं। हम्म, अगर कोई बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है कि नहीं मुझे करना ही है, मतलब मैं जैसे थी, तो मेरे को जाना था सिविल सर्विसेज में ही, बट मैंने अपना ट्रैक कुछ और चुना था कि मुझे एक बेस मिलना चाहिए। हर कोई नहीं करता। तो हम्म, पहले आपका डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए कि आपको अगर करना ही है तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने 9th-10th में ही डिसाइड कर लिया और आप बहुत ज्यादा है कि मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो आप बेटर होगा कि प्लेन ग्रेजुएशन करें, हम्म, क्योंकि आप उस आपके पास उसमें टाइम होता है। और अल्टीमेटली आपको जो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं वो आप आर्ट साइड के ही लेते हैं। बहुत रेयरली बच्चे लेते हैं आप मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट्स, उसमें थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगते हैं। और अगर आपको लेना ही बाद में आर्ट्स है, तो आप उसमें प्लेन ग्रेजुएशन करिए, उसमें मास्टर करिए, मतलब अपनी सब्जेक्ट में बिल्कुल प्रॉपर अथॉरिटी हो जाए कि इसमें से कुछ भी आ जाए तो मैं उसमें कर सकता हूँ। तो हम्म, ये तब होगा जब आप ये रिस्क आप तब लेंगे जब आपको पता है कि मुझे करना ही ये है। अदरवाइज तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर आप ये ना कहें कि नहीं मेरे को बीटेक भी कर लेना चाहिए था, कि मैं इसको सिविल सर्विसेज को तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मैंने बीटेक किया होता, मैंने मेडिकल उसका लाइन चूज की होती, तो आज मैं ये कर लेता। हम्म, तब ये नहीं होना चाहिए। तो आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और मतलब आपका सब्जेक्ट आप प्रॉपर उसमें वो करिए, किसी से गाइडेंस लेना जरूरी होता है। इस लेवल पे 9th-10th में बच्चों को नहीं पता होता, आप उनको समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, इतना ज्यादा वो नहीं होता बच्चों का कि आप उनको ये बताएं कि सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। वो विद टाइम उस बच्चे का खुद ही मतलब अपने आप ही उसके अंदर वो आने लग जाता है कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है या नहीं लगता। 9th-10th में मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी बच्चे वो कर पाते हैं सब्जेक्ट को चूज प्रॉपरली। हम्म, और थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए। आपको सब्जेक्ट के बारे में डीपली पता होना चाहिए कि मुझे इसके अंदर ये चीजें पढ़नी है और ये मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने चूज कर लिया और आपका बाद में इंटरेस्ट निकल जाए। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को चूज करें। फिर आप उसमें मतलब आपने जितने भी लोग, मैं अपने लिए नहीं कहती, जितने भी आपने बड़े बड़े स्टार्स होंगे या जो भी आपने बहुत हस्तियां जिनकी आप बुक्स पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, बायोग्राफीज पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उन सबको आपने देखा होगा तो उन्होंने अपना एक चीज पकड़ी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे एकेडमिक्स हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपनी एक चीज पकड़ी, उसके पीछे जुट गए, उसके पीछे उन्होंने जुनून की हर हद पार करी। आप फुटबॉलर को देख लीजिए, आप किसी बैट्समैन को देख लीजिए, तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। उसको था मुझे अगर फुटबॉल खेलनी है तो मुझे इसमें एक्सेल करके दिखाना है, तो उसने उसमें किया, रात दिन नहीं देखी, रात है दिन है, और पेरेंट्स है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कोई भी चीज इसमें नहीं आती है। जब आपको करना है तो आपको करना है। तो हम्म, आप
कई लोग होते हैं जिनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि कहीं और से मोटिवेशन आ जाए। मुझे लगता है जिनके पास जुनून होता है उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनको कोई भी परिस्थिति नीचे डाउन नहीं कर सकती है, कुछ भी हो जाए उनका अपना एक एम क्लियर होता है। लेकिन आपको ये नहीं है कट थ्रोट आप दूसरे को गिरा गिरा के ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि मुझे अगर जुनून है तो मैं किसी को भी अपने रास्ते से हटा के वो करूंगा। नहीं, आपका जुनून आपके लिए है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है और आपकी पर्सनल ही लाइबिलिटीज है। तो उसमें किसी और को नहीं गिराना है, आपको उठना है, आप उठिए। आप ऐसे उठिए कि आपको लोग सम्मान पूर्वक देखें। आपको ये नहीं कि आप जब उठ गए तो आपको लोग सोचे कि इतनों को गिरा के उठाए, इसका क्या सम्मान। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती अगर आपके पास डेडिकेशन है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है खुद पे बिलीफ। चाहे हर सिचुएशन आपके आसपास नेगेटिव हो, कोई भी आपके पास, आप ये कहिए कि पैसे नहीं है, कि मैं फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हूँ, तो आप ऐसे व्यक्ति को उठाइए, आप अब्दुल कलाम जी को उठाइए। क्या सिचुएशंस थी उनके पास? कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने किया, उनका जुनून उनको वहां लेके आया। ऐसे ही आप किसी को भी उठा के देखिए, किसी के लिए कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं। आप अपने, अगर हम किसी कंस्ट्रेंट का बहाना बनाते हैं कि मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ये नहीं करा, तो वो आप एक बहाना आप खुद को ही धोखा देते हैं। क्योंकि आपके पास आप उतने एफर्ट आपने लगाई नहीं, तो आप अपनी उसको जस्टिफाई करेंगे कि मैं इसलिए नहीं कर पाया। बट कोई भी आपके लिए ऐसा वो नहीं होता है रीजन कि आप अपनी सक्सेस आपको पीछे कर सके। आप अगर अपना 100% देते हैं, आप अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा बिलीफ अपने आप में रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गॉड पे बिलीफ रखना, बहुत ज्यादा आपकी वो हेल्प करेगा। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ नहीं है, एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो दुनिया भर में सब साथ छोड़ दे, वो आपके साथ चलेगी। उस पर बिलीफ भी बहुत जरूरी है। कई बार जो सपोर्ट हम चाहते हैं इधर उधर से, वो सपोर्ट इंसानों से ना चाह के अगर हम गॉड से रखें तो आपको मेंटली सपोर्ट भी मिलता है, और आप उसमें आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूंगा, कोई नहीं भी साथ हो तो ईश्वर मेरे साथ है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो उसका कहीं ना कहीं मुझे फल मिलेगा भी। बहुत अच्छी बात प्लस है। मेडिटेशन हम लोग को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेना चाहिए। मेडिटेशन ऐसा जैसे ब्रश अपना, मतलब ब्रशिंग योर टीथ, तो मेडिटेशन इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ। आप जैसे उसको नहीं भूल सकते तो आप मेडिटेशन को भी नहीं भूलिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा फोकस रहने में, आपको काम डाउन रहने में। आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो आपको कैसे हैंडल करना है। आप ये नहीं कि थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन्स हुए तो आप पंखे पे लटके हुए मिले, ऐसा नहीं। इतना वो होना चाहिए अपने अंदर, करेज भी होना चाहिए, और वो आपके वो मेडिटेशन हेल्प करेगा कि आप किसी भी सिचुएशन में हारे नहीं, टूटे नहीं। कई बच्चों को मैंने सुना है कि मैं टूट गया था, मैं बिल्कुल, मेरी हिम्मत टूट गई, और इतना करने के बाद भी नहीं हुआ। मेरे को नहीं लगता कि किस्मत नहीं, इतना करने के बाद से बोलो। इतना करने के बाद भी आपको ये लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, और इतना मैं कैसे फेस करूं लोगों को। कई बच्चे होते हैं गलत रास्ता अपना लेते हैं, या फिर ड्रग्स एडिक्ट हो जाएंगे, या सुसाइड अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, क्योंकि वो उतने मतलब होपलेस हो जाते हैं। यहाँ पे मेडिटेशन आपका रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपका जो 3 चीजें थी, सेल्फ बिलीफ, बिलीफ इन गॉड और आपका मेडिटेशन, ये आपका रोल प्ले करेंगी। आप बाहर से कितना भी इंटरनेट पे सोर्स ढूंढ लीजिए नॉलेज का, आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, 2 मिनट 5 मिनट के बाद आप फिर से डिमोटिवेटेड ही फील करेंगे। मोटिवेशन जो आप बाहर से लेते हैं वो आपको आधे घंटे 1 घंटा 1 दिन काम करता है, हमेशा काम नहीं करता। किसी की सुनी हुई अच्छी बातें भी बहुत टाइम तक काम नहीं करती है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको खुद पे बिलीफ है, सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ बिलीफ है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब मैं सारी कोशिशें कर चुका हूँ, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया, मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो ये सब चीज आप फील नहीं करेंगे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये थॉट्स भी नहीं आएंगे आपके पास। तो आप मतलब ये सब नेगेटिव चीजें के अराउंड नहीं होंगे, पॉजिटिव चीजों के अराउंड होंगे, तो आप पॉजिटिव ही चीजों को लेंगे।
मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जिस एल्विन को मैं जानता था तो डिसेंट तो थी ये पहले से, लेकिन अब इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने लगी हैं तो मुझे भी तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मतलब इतना मतलब मेंटली प्रोग्रेस कर ली है इन्होंने। तो अक्सर लोग इस तरह के इतनी एज में नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और मैं भी इंस्पायर हो रहा हूँ इनसे। तो व्यूअर्स तो होंगे ही खैर इंस्पायर। और मैं जानता था, मैंने बता दूं कि इनसे इन्होंने कहा था कि 15-20 मिनट ये मुझे देंगी और बार-बार इनके फ़ोन भी आ रहे हैं, आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को। लेकिन ये है कि इनके पास मैं जानता था इनके पास बताने के लिए इतना है कि वो 20 मिनट में नहीं हो पाएगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो अच्छा एक एक चीज़ और बता दीजिए हमें, मुझे मालूम है आप बिज़ी हैं बहुत, कि साइंस बैकग्राउंड के बाद आपने जब हिस्ट्री वगैरह ये सब तैयार की होंगे, ज्योग्राफी और ये सब चीज़ें, तो कितनी प्रॉब्लम आई? मतलब प्रॉब्लम है या फिर ये बच्चा ये भी कर सकता है क्या कि 10th के बाद वो सीधे आर्ट्स ले ले और वही 2 सब्जेक्ट चूज़ कर ले, मतलब उन 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी लेने उसे, जो उसके जीएस में भी काम आएँगे और यहाँ भी काम आएँ, तो क्या ऐसा करा जा सकता है? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन मैं आपको जैसे पहले ही बता रही थी, वो हमारा पहले से ही प्लान्ड होना चाहिए। तो जैसे आप हिस्ट्री से आप बीए कर रहे हैं, आप आर्ट साइड उसमें ले रहे हैं, तो आपको आप डिटरमिन्ड है कि मैं हिस्ट्री से ही मुझे आगे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तभी आप हिस्ट्री ऑप्ट करेंगे। और जब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। अच्छा। इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा आपके दिमाग के वो खोल देती है। हुँ, काफ़ी आप मतलब काफ़ी लेवल्स ऊपर तक सोच सकते हैं और लॉजिकली ऐसा सोचने कुछ लगते नहीं है। हैं फिर। हुँ, लॉजिकल आप सोच सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा आप एक आकाश तक का ऐसा लगता है कि आपके पास कोई सीमा नहीं है। आप हुँ, सोच सकते हैं, आप अपने दिमाग को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हमने मतलब बीटेक कर लिया तो हम हिस्ट्री में या साइंस के होने के बाद हम आर्ट्स कैसे पढ़ेंगे या आर्ट्स के होने के बाद हम साइंस कैसे पढ़ेंगे। और मेरा तो सर एक ही चीज़ मैं तो मानती हूँ, लास्ट में तो एक ही घूम फिर के एक ही चीज़ उस पे आ जाती है कि कोई भी रीज़न कुछ होता ही नहीं है। जब आप चाहते हो तो आप चाहते हो। अगर आप साइंस से हो तो आप आर्ट्स में आते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ, मुझे करना है ना तो मैं करूँगी। और अगर मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ साइंस का कुछ करना, तो कोई चीज़ कैसे रोक सकती है मुझे? जब मुझे करना है तो मुझे करना ही है और मैं करके रहूँगी। कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मैं आर्ट्स की हूँ, मैं साइंस कैसे पढ़ूँ? मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। या फिर कई लोगों का होता है कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, हुँ, मैं इंग्लिश में कैसे करूँ? कोई चीज़ आपको कैसे रोक सकती है? हुँ, रोनाल्डो को किसी ने रोका था क्या? शाहरुख खान को किसने रोका? किसी भी आप फील्ड में चले जाइए, इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े-बड़े स्टार्स हैं, एथलीट्स हैं, इतने सारे आप स्पोर्ट्स के वीडियोज़ देखते होंगे, उनको किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। रोकता है अगर हमारा, तो वो है हमारा अपना विश्वास, बस और कोई चीज़ नहीं रोक सकती। कोई मतलब पर्सनली मेरे उसमें तो सर कोई वो नहीं है, मतलब शायद मैं इसका आंसर प्रॉपर्ली ना वो आपका वो कर पाऊँ, लेकिन मेरा पर्सनल मानना यही है कि आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। कोई भी रीज़न है ही नहीं, कोई बहाना ही नहीं है कि ये है तो ये नहीं है। हिंदी का हूँ तो इंग्लिश में नहीं कर सकता, इंग्लिश का हूँ तो हिंदी में नहीं कर सकता। अरे जब करना है तो करना है, उसमें फिर देखना क्यों है कुछ? सही बात है। तो एल्विन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में आने के लिए और बिज़ी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला। हमने काफ़ी दिन से प्रयास में थे कि इंटरव्यू कंडक्ट करें, लेकिन आज ये टाइम मिल पाया और हमारे व्यूअर्स काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे इनसे और अगर फिर भी उनकी कोई क्वेरी रहती है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। तो एल्विन और हम मिलकर के कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें और एल्विन को मैं फिर से थैंक्स करना चाहूँगा। मैं भी सर आपका थैंक्स कहना चाहूँगी और मैं व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है मेरी और कि आपको जब भी कुछ भी पूछना हो, आप सर के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 24/7 अवेलेबल होंगी क्योंकि मुझे लगता है कि शायद गाइडेंस की कमी हमको भी फ़ील हुई थी, तो हम भी एक प्रॉपर करियर नहीं चूज़ कर पाए थे, बट वो तो एक इनर वो आती है, आपकी इनर वॉइस होती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कितना भी कोशिश कर लो एकेडमिक्स में जाने का, किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है तो बन के ही रहता है। तो मेरा भी सेम था कि चाहे मैं कुछ भी किसी भी फील्ड में जाती, एज़ बैंक पीओ थी मैं,
ग्राफिक एरा की टीचर थी, चाहे मैं बीटेक स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे था कि मेरी इनर वॉइस कहती थी कि मेरे को एक सिविल सर्वेंट बनना है, तो वो बनना ही था। तो जिन लोगों को लगता है कि उनको अपने ड्रीम्स को चेस करना है, उनको अपना किसी गाइडेंस की शायद वो कमी महसूस कर रहे हैं और शायद वो सबसे ले चुके हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है लास्ट कुछ नहीं बचा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बिल्कुल ही कोई डायर उसमें है कि नहीं मुझे करना ही है, तो यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आप सर से नंबर ले सकते हैं, लेकिन तभी जब आप बहुत ज्यादा उसमें हो, मेरी तरह जुनूनी व्यक्ति हो, तभी आप नंबर लें, अदरवाइज आप सर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा ही सारे बच्चों के साथ हूँ और रहूंगी भी, और मेरा सबको बहुत बहुत सारा बेस्ट विशेस कि आप आगे बढ़िए, जिस फील्ड में, कोई जरूरी नहीं है पढ़ाई में बढ़िए, जो मन करे, जिसमें मन करे उस फील्ड में जाइए, लेकिन उस फील्ड में बेस्ट करिए। कि आपसे ऊपर आपको लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब मेरा ये बेस्ट है और मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता, एक ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट आपको उतना ट्राई करना है कि मेरे को अपना बेस्ट देना है। अगर मैं एक सिंगर हूँ तो मुझे अपना बेस्ट सिंगर, अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस देनी है। मैं एक डांसर हूँ, मैं एक एथलीट हूँ, मैं एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, तो उसमें सब में बेस्ट, अपना बेस्ट जरूर दीजिए। कभी बहाना मत बनाना, ये प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं हुआ, कोई बहाना नहीं होता, कभी नहीं। और थैंक यू सर आपके लिए भी, आपने इतना टाइम, आपने अपना भी टाइम दिया और बच्चों के लिए आप इतना कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा एक्साइटमेंट फील हो रहा है। मुझे भी नहीं पता कितना टाइम हो गया, मैंने चेक भी नहीं किया, बट मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है आप सब इंटरेक्ट करते हुए। और बच्चों के, अगर बच्चों के किसी काम आ सकूं तो यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉल मी और कंटेक्ट मी। थैंक यू सर। बच्चों की तरफ से मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ मैं, और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।